हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 के जो कीवर्ड्स हैं उन्हें समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो अगर आप इसके कीवर्ड समझ लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर समझने बड़ी आसान होगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स तकरीबन आपके पूरे चैप्टर का एक रिवीजन भी कर देते हैं। तो ये आपके क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल होगा ही, और बच्चे भी जो हैं जो कंपटीशन वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी वर्ड्स का जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये इनमें से कई वर्ड हैं जो जनरल नॉलेज में आते हैं। तो एक हर एग्जामिनी को इनके बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। तो इसमें टोटल 19 वर्ड्स हैं। ये सभी वर्ड्स हम एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे। कुछ वर्ड्स हम आज पहले वीडियो में कवर कर लेंगे और बाकी जो वर्ड्स हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसमें जो पहला वर्ड जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल वर्ड जो एग्रीकल्चर से निकला हुआ है, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब बेसिकली वो एक्शंस हैं या वो टास्क हैं जो एक फार्मर को करने पड़ते हैं जब वह कोई क्रॉप लगाता है, चाहे वो क्रॉप किसी सीरियल की हो, पल्सेस की हो, फ्रूट्स की हो, वेजिटेबल्स की हो। तो उसे जैसे सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बीज बोने पड़ेंगे, पानी देना पड़ेगा पौधों को, उनके जो पेस्टिसाइड्स डालना पड़ेगा ताकि उसको कीड़ा ना लगे, इरिगेशन, मैन्योर देना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, फिर फसल को काटना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं। तो ये सभी स्टेप जो हैं एक किसान को करने पड़ते हैं। तो इन सब को मिलाकर कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हम लिखेंगे? द टास्क हो गए जो काम, द टास्क सच एज प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सोइंग, इरीगेशन एट्सेट्रा विच ए फार्मर परफॉर्म्स फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो टास्क हैं, ये सब टास्क को मिलाकर हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये इनफैक्ट अगर आप घर में भी पौधा लगाएंगे तो इसमें से कुछ काम तो आपको करने पड़ेंगे, जैसे सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बीज लगाना पड़ेगा, पौधे को पानी देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो जो पौधे लगाने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है, जो काम करने पड़ते हैं, उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। सेकेंड टर्म इसमें जो हम समझेंगे वो है क्रॉप, CROP, क्रॉप। क्रॉप बेसिकली जिसका हिंदी में अर्थ होता है फसल। जब एक जगह पर हम एक प्रकार के पौधे लगाएं बड़ी संख्या में तो उसे कहते हैं क्रॉप। When a large number of plants or trees of same kind are grown in a large area of land, it is called a crop. मान लीजिए एक बगीचे में आपने 100 आम के पेड़ लगा दिए हैं आम की उपज के लिए, तो एक क्रॉप हो गई। आपने राइस लगाया या मेज़ लगाया या वीट लगाया तो दैट विल बी क्रॉप। इसमें एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे लगाए जाते हैं। तो ये क्रॉप सीरियल्स की हो सकती है, अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, कोई भी चीज़ जो किसान ज़मीन से पैदा करता है। इसके बाद में एक वर्ड है खरीफ। ये भारत के लिए रेलेवेंट है। इट इज़ रेलेवेंट फॉर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। खरीफ और रबी अगला जो वर्ड है, बेसिकली दोनों सोइंग सीज़न है, अर्थात वो सीज़न जब कोई हम क्रॉप लगाते हैं। तो सोइंग सीज़न हो गया, जिस सीज़न में हम कोई क्रॉप लगाते हैं सोइंग सीज़न हो गया। तो खरीफ सोइंग सीज़न है जो हमारे देश में शुरू होता है जब वर्षा ऋतु आती है, अर्थात जून में वर्षा ऋतु आती है लगभग सारे देश में, और सितंबर तक रहती है। तो खरीफ सीज़न भी जो है हमारा जून से सितंबर तक रहता है। और इस सीज़न में कौन सी क्रॉप्स लगती हैं? पैडी, मेज़, सोयाबीन, कॉटन एट्सेट्रा।
और इन सब को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो अगर आपसे पूछा जाए खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, तो आप बताएंगे पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन एट्सेट्रा। और खरीफ का मतलब क्या है? खरीफ इज़ ए सोइंग सीज़न, जिस सीज़न में ये प्लांट्स लगाए जाएंगे। और ये स्टार्ट कब होगा? जून में, जब रेन शुरू होती हैं, और समाप्त होगा सितंबर में। और रबी भी सोइंग सीज़न है। ये रोइंग सीज़न शुरू होता है विंटर में, जो नॉर्मली अक्टूबर में शुरू होता है हमारे देश में और मार्च तक रहता है। तो विंटर सीज़न में हो गया रबी क्रॉप, रेनी सीज़न में खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब होती हैं रबी क्रॉप्स। और रबी सीज़न हो गया जो मार्च अक्टूबर में शुरू होगा और विंटर सीज़न के दौरान ये होता है। अगला जो वर्ड हमने सीखना है वो है मैन्योर। ये वर्ड आपने क्लास 7 में भी सीखा था। मैन्योर बेसिकली क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। ये कैसे हम पाते हैं? जो एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, जैसे सब्जियां होती हैं जो बची खुची होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, इन सब को जब डिकम्पोज करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं मैन्योर। और ये डिकम्पोजिशन कैसे होती है? ये आपने सीखा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनको कन्वर्ट कर देते हैं। वो ये कन्वर्ट जब हो जाते हैं जिस सब्सटेंस में, उसे मैन्योर कहते हैं। ये किस्म की खाद है जो सॉइल की न्यूट्रिशन फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में अगर हों तो उसमें अच्छी उपज होगी। अगर अच्छी उपज चाहिए तो सॉइल में मैन्योर डालने पड़ेंगे, क्योंकि उससे सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे जो पौधों को चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो अक्सर हर किसान को, या घर में भी आप पौधा लगाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत खाद डालनी पड़ती है। और अगर आप ऑर्गेनिक खाद डालेंगे तो उसे कहेंगे मैन्योर। फिर एक और प्रकार की खाद होती है, उसे कहते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या है? केमिकल्स हैं। ये मैन मेड हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ में या फर्टिलाइज फैक्ट्रीज़ में ये बनते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में यही अंतर है। मैन्योर ऑर्गेनिक है, ये बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल या एनिमल वेस्ट से। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, और हर फर्टिलाइज़र में कोई अलग कंपाउंड ज़्यादा होता है। जैसे किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा होगी, नाइट्रेट्स अर्थात, किसी में पोटेशियम ज़्यादा होगा। तो अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जैसे यूरिया, पोटैश, अमोनियम सल्फेट। और किस सॉइल में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, इसके लिए पहले सॉइल की जांच की जाती है कि इसमें किस चीज़ की कमी है। तो जिस चीज़ की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, या किसी और केमिकल की कमी है, तो वही केमिकल डाला जाएगा, वही फर्टिलाइज़र्स में डाला जाएगा। और उसी मात्रा में डाला जाएगा जिस मात्रा में उसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से एक तो किसान का पैसा वेस्ट जाएगा, और दूसरा वो ज़मीन को कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, क्योंकि पानी से बहकर वो पानी में मिल जाएगा और सॉइल और पानी दोनों को पॉल्यूट करेगा। तो एक्सेस फर्टिलाइज़र नहीं डालने होते। मैन्योर से नहीं होती है ये प्रॉब्लम होती है केमिकल फर्टिलाइज़र से। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में यही अंतर है कि मैन्योर में होते हैं ऑर्गेनिक, फर्टिलाइज़र्स होते हैं मैन मेड। फिर अगला टर्म जो हमने सीखना है, कीवर्ड, वो है इरिगेशन। इरिगेशन का बेसिकली मतलब होता है कि प्लांट को पानी कब देना है और कितना देना है, ताकि सॉइल में उतनी मॉइस्चर रहे जितनी प्लांट को चाहिए। सॉइल अगर ड्राई हो जाएगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, और सॉइल में ज़्यादा पानी होगा तो रूट्स को हवा नहीं मिलेगी, तभी वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो उचित मात्रा में उसमें नमी रहनी चाहिए। तो उसी के लिए इरिगेशन द्वारा
पानी सप्लाई किया जाता है खेतों में। तो इसके अलग तरीके होते हैं। आजकल तो ट्यूबवेल से या नहरें बनी हुई हैं, इरिगेशन कैनाल्स बनी हैं, वहाँ से पानी आ जाता है, ट्यूबवेल से पानी आ जाता है। और कई कई जगह पर अभी भी जो पुराना सिस्टम है, कुएं से या रहट से पानी जो है किसान अपने खेतों में पौधों को देते हैं। फिर जो लास्ट वर्ड हम आज इस वीडियो में समझेंगे वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का बेसिकली मतलब होता है कि पौधों को काटना। कब काटते हैं? जब उसमें फसल पक जाएगी, जिसे कहते हैं द प्लांट्स आर मैच्योर। जब प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे तो हम उनको काट लेंगे। उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ज़मीन से उखाड़ लेते हैं जड़ के समेत, सम प्लांट्स आर पुल्ड आउट, और कुछ को ज़मीन के पास काट देते हैं। पुराने समय सिक्कल से काटते थे, आजकल तो हार्वेस्टर है उससे काटते हैं। तो ज़मीन के पास से काट लेंगे या ज़मीन से उनको खींचकर बाहर निकाल देंगे, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। इवन फ्रूट्स की भी हार्वेस्टिंग होती है। फ्रूट जब पक जाता है, पेड़ों पर जैसे आम लगे हों पक जाएंगे, तो पकने पर उनको जो प्लक कर लिया जाता है, द प्लकिंग ऑफ द फ्रूट्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तोड़ लिया जाएगा पेड़ों से आम को, या सेब हो या जो भी फ्रूट लगा हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग बेसिकली cutting of plants when they are mature. Some plants are pulled out from soil and some are cut near the ground. Cut close to the ground. तो इस प्रकार से हमने ये 8 वर्ड सीख लिए हैं इस वीडियो में। जो बाकी वर्ड्स हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।